सभी को स्टडी IQ IAS में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और इस वीडियो में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो द हिंदू में अभी कुछ दिन पहले पब्लिश हुई थी। मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर में भी अपने इसको शेयर किया हुआ था और यहाँ पर एक वीडियो बना रहे हैं बिकॉज इसकी जो मेंस के हिसाब से एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से जो रेलिवेंस है वो आपको देखने को मिलती है। आप आंसर में इसको एक पॉइंट के तौर पर यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट जो थीम पेपर 2 के अंदर में आपको बन रही है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन में, वो ये डिमांड भी कर रही है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ठीक है ना, और जो डिजिटल वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजी है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है आपके ट्राइबल काउंटर पार्ट जो हमारे हैं, जो रूरल पॉपुलेशन है देश की, गांव के समाज के अंदर में क्या इसका रोल आपको देखने को मिल रहा है, या जो सेंसिटिव एरियाज हैं, ट्राइबल बेल्ट्स है, कुछ एथनिक ग्रुप्स हैं उनके ऊपर। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली न्यूज बन करके आई और ये काफी इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट के तौर पर आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपने आंसर में पेपर 2 में डायनेमिज्म को एड्रेस करने के लिए, ठीक है ना। तो क्या किस चीज के बारे में, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आसाम का जो बोडोलैंड है, इट बिकम्स द फर्स्ट ट्राइबल काउंसिल जहां पर लैंड का जो रिकॉर्ड है उसका डिजिटाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। आप जब आफ्टर इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हो तो सीलिंग से लेकर के कंसोलिडेशन, ठीक है ना, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, कई सारी चीज आती हैं एंड टुवर्ड्स द लेट टाइम पीरियड, लेटर जो कुछ इनैक्टमेंट्स हैं उसमें डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड भी आपको देखने को मिलता है, जिसने क्या किया, जो प्रॉक्सीज हैं, जो फ्रॉडुलेंस प्रैक्टिसेस हैं, उनको काफी ज्यादा कम करने का एटलीस्ट ऑन पेपर एंड टू एन एक्सटेंट प्रैक्टिकली भी उस चीज को वहां पर इंश्योर किया। ट्राइबल रीजन में, खासकर जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, कई सारे सेंसिटिव ट्राइबल ग्रुप्स हैं, एथनिक ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इंसर्जेंसी भी काफी आपको देखने को मिलती है और लैंड और हैबिटेशन के जो राइट है वो काफी ज्यादा वहां पर चैलेंजिंग रहे हैं। एंड जब भी हम पेपर 2 में ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी या ट्राइबल इंडिया में ट्राइबल्स की प्रॉब्लम को पढ़ते हैं तो लैंड एलिनेशन डिस्प्लेसमेंट एक मेजर प्रॉब्लम है। तो वहां पर ये जो रिकॉग्निशन ऑफ लैंड राइट्स है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो तभी हो पाएगा जब हम सही तरीके से ये सुनिश्चित करें कि भाई किस इंडिविजुअल का वहां पर उस लैंड के ऊपर वहां पर राइट है, किसको वो बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो इसके लिए यहां पर ये डिजिटाइजेशन की प्रोसेस आपको देखने को मिल रही है और किसके रेलिवेंस में इंपॉर्टेंट है। जब आप पेपर 2 में पढ़ते हो तो डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है 6 शेड्यूल के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में, रोल ऑफ गवर्नर के बारे में, जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ARC जो ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल्स हैं, इनके रोल पावर्स के बारे में भी क्वेश्चन यहां से डायरेक्टली पूछे जा रहे होते हैं। तो वहां पर आप देखोगे कि 6 शेड्यूल जो भारत का है, ठीक है ना, आर्टिकल 244(2) के अंदर में आप देखोगे कि जो हमारे 4 स्टेट्स होते हैं, ठीक है ना, MATM निमोनिक के तौर पे मैं आपको अक्सर बताता हूं, जिसमें आपका असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और मिजोरम आपको देखने को मिल रहा होता है, ठीक है ना। कभी कभी बच्चे गलती से मणिपुर भी लिखते हैं शुरुआत में जब आप पॉलिटी पढ़ते हो, पर आई थिंक आप ऑप्शनल के स्टेज पे हो तो ये गलती शायद आपसे डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए। तो इन स्टेट्स के अंदर में आपको 10 इस तरीके के जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, वो देखने को मिलते हैं और वहां पर ये पहला ट्राइबल काउंसिल या आपको बनते हुए देखने को मिल रहा है बोडोलैंड का ट्राइबल काउंसिल, जो इस डिजिटाइजेशन के साथ में आगे बढ़ रहा है, जिसके ऊपर हिंदू ने यहां पर कवरेज की थी। और ये आप पढ़ भी रहे हो कि लगभग 15 लाख से ज्यादा जो लैंड डॉक्यूमेंट्स है, मैप हो, इनको वहां पर डिजिटाइज किया गया है इन एन एरिया ऑफ अराउंड 9000 स्क्वायर किलोमीटर इन द BTR, जो कि बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो एक क्रक्स यहां पर इसका हम शुरू में देख लेते हैं क्या इट इज ऑल अबाउट। तो क्या है कि BTR जो है आसाम के अंदर में पहला ट्राइबल काउंसिल बन गया है, जो बोडोलैंड ट्राइबल रीजन आपको देखने को मिला है। बोडोलैंड इनफैक्ट जो टेरिटोरियल रीजन है, नॉट ट्राइबल रीजन, 6 शेड्यूल के अंदर में, जिसको फुली डिजिटाइजेशन 100% डिजिटाइजेशन को यहां पर एंश्योर किया जा रहा है, ठीक है ना। 15 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स, कई सारे टेक्स्ट और मैप्स को यहां पर देखा गया, डिजिटाइजेशन किया गया इनका, और एरिया जो लगभग है ऑलमोस्ट 9000 स्क्वायर किलोमीटर का ये इनकम पास करता है। 10 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है जो मैंने आपको पहले भी बताई 6 शेड्यूल के अंतर्गत में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में, जिसमें से 3 आपकी असम, मेघालय और मिजोरम के अंदर में है और त्रिपुरा के स्टेट के अंदर में एक आपको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इस तरीके से देखने को मिलती है। अब यहां पर BTC जो है ना, जो ट्राइबल काउंसिल है, बोडोलैंड ट्राइबल काउंसिल, वो क्या करता है, वो इस BTR को, यानी कि बोडोलैंड टेरिटोरियल जो रीजन है, उसको एडमिनिस्टर करता है। उसके एडमिनिस्ट्रेशन की जो जिम्मेदारी है वो BTR की आपको यहां पर देखने को मिल रही होती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। जो BTR है, ये बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन जो क्षेत्र है पूरा, उसमें कुछ 5 जिले आते हैं और उस 5 जिलों को अंडर BTR एडमिनिस्ट्रेट करने का, चलाने का काम जो है, रोल है, वो BTC का, यानी कि बोडोलैंड की जो यहां पर ट्राइबल काउंसिल है, ठीक है ना, जो कि ज्यादातर नॉर्थ और जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न असम है उसके अंदर में आपको देखने को मिल रहा है। तो यहां पर इस 6 शेड्यूल के अंतर्गत में ये पूरा का पूरा जो इनैक्टमेंट है, जो उसका इन्वॉल्वमेंट है, वो लाया जा रहा है। तो 6 शेड्यूल के बारे में भी आप जानते ही होंगे, आपने पढ़ा ही होगा कि जो आइसोलेटेड नेचर है ट्राइबल्स का, जो उनकी यूनिक सर्कमस्टेंसेस है, यूनिक जो उनकी ज्योग्राफी है, यूनिक जो उनका कल्चर है,
उसको रिस्पेक्ट रिगार्ड करते हुए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली हमने क्या किया हुआ है, इस 6 शेड्यूल को लाया था। और इसकी जो इंस्पिरेशन है वो बेसिकली ड्रॉन है फ्रॉम द कॉलोनियल मास्टर्स ओनली, ठीक है ना। आप जीओआई एक्ट ऑफ 1935 को जब पॉलिटी के अंदर में पढ़ते हो तो वहां पर आपने एक्सक्लूडेड, पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज के बारे में पढ़ा होगा। इंस्पिरेशन ये जो 6 शेड्यूल के अंदर में ये जो शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज की है, ये वहीं से आपको आते हुए देखने को मिलती है, जिसको आजादी के बाद हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर में डाला, इनकॉर्पोरेट किया, और ये हमारे देश का संविधान का एक मेजर फीचर बनता है। ट्राइबल ऑटोनॉमी को, उनके यूनिक सिचुएशन को, उनके यूनिक कल्चर को, उनके आइसोलेशन के रिस्पेक्ट करते हुए उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना इसका मेन आपको एक पर्पस, एक एम यहां पर दिखाई देता है। तो वही बात यहां पर बताई गई है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्राइबल एरियाज का है वो ये करता है इन 4 स्टेट्स के अंदर में, जो ऑटोनोमस काउंसिल को एम्पावर करता है कि वो अपने लैंड को, फॉरेस्ट को, लोकल गवर्नेंस को वहां पर क्या कर सके, मैनेज कर सके, एडमिनिस्टर कर सके, और साथ ही साथ अपनी कस्टमरी प्रैक्टिसेस जो है मैरिज के रिगार्डिंग में, जो उनका सोशल जस्टिस एक्सेट्रा है उसके रिगार्डिंग में, उसको भी वहां पर साथ साथ में फॉलो कर सके। तो ये था एक क्रक्स इंफॉर्मेशन का जो टोटल यहां पर बात की गई। अब हम मेथड और प्रोसेस की बात करते हैं जिसके थ्रू ये डिजिटाइजेशन को किया गया। तो कहीं पे भी डिजिटाइजेशन करना रिकॉर्ड्स का ये एक आसान प्रक्रिया नहीं होती है। खासकर कई सारे रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं, टाइटल्स ऐसे आपको देखने को मिल रहे हैं जो डेकेड्स पुराने हैं। कई मैप्स को यहां पर एक्सेस करना है, कई टेक्स्ट को, डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करना है, तो एक लेंथी और एक हेक्टिक प्रोसेस यहां पर आपको देखने को मिलती है। तो प्राइमरी जो स्टेप्स यहां पर बताए गए इस आर्टिकल के अंदर में वो क्या क्या है कि सबसे पहले तो ग्राउंड लेवल सर्वे यहां पर कराए गए, जितने भी सब डिवीजन है बक्सा के अंदर में, चिरांग के अंदर में, कोकराझार के अंदर में, तामुलपुर के अंदर में, और उदलगुरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, इन सारे के सारे जो लगभग 5 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं इन द BTR रीजन, द बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के अंदर में, ठीक है ना, वहां पर ग्राउंड लेवल सर्वे करवाए गए, जमीनी जानकारी को वहां पर इकट्ठा वहां पर किया गया। दूसरा क्या है कि जो पुराने कई सारे लैंड रिकॉर्ड हो चुके थे, इन लैंड रिकॉर्ड जो मतलब कई दशकों पुराने रिकॉर्ड्स थे, इनको डिजिटाइज कराया गया, क्रॉस वेरिफिकेशन करा के, कि कई बार क्या होता है उसमें कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक क्लेम्स भी हो सकते हैं, तो उसका एक क्रॉस वेरिफिकेशन होना भी बहुत जरूरी है विद द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। जो पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के रिकॉर्ड हैं उनके साथ में क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाता है। मैप्स को जब आप यहां पर टैली करते हो तब जाकर के एरर की जो चांसेस हैं या किसी गलत राइट को कन्फर करना किसी गलत व्यक्ति पे, वो यहां पर कम करा जा सकता है। अगली बात है कि जो जीआईएस मैपिंग है आपकी, जो आज के समय में जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, काफी बार आप जीएस के अंदर में सुनते हो, पढ़ते हो इसके बारे में, तो जीआईएस मैपिंग को भी इंटीग्रेट किया गया ताकि एक्यूरेसी जो है लैंड बाउंड्रीज की उसको एंश्योर किया जा सके इस प्रक्रिया के अंतर्गत में। नेक्स्ट यहां पर क्या है कि इस एक्सरसाइज ने एक अभी इसी साल के शुरुआत में आप देखोगे ये जो मिशन बिस्मुथी 2.0 था, ठीक है ना, उसके जो एम थे उस एम के लाइन में भी ये जा रहा है, जिसने डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड के साथ साथ में लगभग 47,000 इंडिजीनियस लैंडलेस जो फैमिलीज हैं, जिसमें 9,000 स्मॉल जो चाय को उगाने वाले टी ग्रोअर्स बेसिकली होते हैं उनकी फैमिलीज, या रबर जो फार्मर्स हैं उनकी फैमिलीज को जो लैंड राइट्स हैं, जो ये डिजिटाइजेशन है उसकी वहां पर बात की थी। तो ये जो एम ऑफ दिस पर्टिकुलर मिशन है उसके भी लाइन में जाता है ये पर्टिकुलर जो स्टेप लिया गया है इस काउंसिल के द्वारा में, ठीक है ना। तो देखिए आप यहाँ पर मिशन बिस्मुथी के बारे में जानकारी भी आपको दी गई है। थोड़ा सा एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव आपको देखने को मिलता है किसकी तरफ से, बोडोलैंड ट्राइबल जो काउंसिल है उसकी तरफ से, यानी कि टेरिटोरियल जो काउंसिल है उसकी तरफ से, बीटीसी की तरफ से। ये क्या करता है कि भाई लैंड को हमें डिजिटाइज करना है ना, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं अक्रॉस ऑल रेवेन्यू विलेजेस, उनको कहां पर, बीटीआर के क्षेत्र में, जिसमें 5 जिले आपके टोटल आते हैं जिनके बारे में हमने भी पढ़ा, कोकराझार वगैरह सारी चीज जो आपको आते हैं। अगला क्या है, इसका एक और एम है कि ये क्या करेगा, लैंड रिलेटेड सर्विसेज को लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाएगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बनाएगा, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करेगा, और सिटीजन सेंट्रिक बनाएगा, यानी कि नागरिक के ऊपर उसका फोकस होगा रादर देन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है ना। और क्या कर सके, ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ सर्विसेज को इंश्योर कर सके, फास्ट ट्रैक कर सके, स्मूथ कर सके, व्हाइल मेंटेनिंग दिस ट्रांसपेरेंसी विद इन द सिस्टम। ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्पस यहां पर दिखाई देता है। अच्छा, ये मिशन जो है आप देखोगे असम के अंदर में जो मिशन वसुंधरा था उससे इंस्पायर आपको देखने को मिलता है। इस जानकारी का भी यहां पर आप एक नोट बना सकते हो। अगली बात कि देखिए ये कार्य तो अच्छा है, इसके अंदर में हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन इसके अंदर में कुछ चैलेंजेस भी हैं, ठीक है ना। वो चैलेंजेस क्या है, मैंने कई सारे चैलेंजेस को यहां पर आपके लिए समराइज किया हुआ है। तो सबसे पहला, खुद जो एडमिनिस्ट्रेटर्स यहां पर मान रहे हैं, बीटीसी के अंदर में जो ट्राइबल टेरिटोरियल काउंसिल के अंदर में लोग हैं, उन्होंने भी इस चीज को एग्री किया कि देखिए सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे सामने यहां पर आता है वो है कि भाई इंटरनेट का पेनिट्रेशन काफी कम है इन रीजन के अंदर में। आप डिजिटाइजेशन तो कर रहे हो, पर अगर इंटरनेट का पेनिट्रेशन कम है, एक्सेसिबिलिटी कम है लोगों के बीच में, तो वो बहुत ज्यादा
सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी चीजें, दिक्कत वाली बात है ना। तो पहला यही है कि भाई लिमिटेड इंटरनेट पेनिट्रेशन है, और साथ ही साथ जो ठीक है आप पेनिट्रेशन बढ़ा सकते हो, कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हो, लेकिन इंटरनेट लिटरेसी जो है, साक्षरता जो है ना, वो तो होनी चाहिए। अदरवाइज आप कैसे करोगे चीजों को? आपके पास सारा कंटेंट, आपकी किताबें किसी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में किसी सर्वर पे अपलोड, किसी साइट पे अपलोड कर दी जाए, बट अगर आपको कंप्यूटर चलाने नहीं आता तो आप उन रिसोर्सेज को एक्सेस कैसे करोगे? तो एक तो चीज है कि आप चलो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल को सुधार सकते हो, पैसे लगा करके, खर्चा करके, मैन पावर लगा करके वो इंटरनेट पेनिट्रेशन कर दिया जाएगा। दैट इज समथिंग दैट कैन बी डन। आजकल तो सैटेलाइट आप पढ़ रहे हो, टेस्ला वगैरह सब कुछ है ना, तो क्या स्टारलिंक के बारे में आप पढ़ते हो, बहुत सारे माध्यम में बहुत सारे इंप्रूवमेंट हो रहे हैं देश के अंदर में अक्रॉस द वर्ल्ड, जिनका सहारा लिया जा सकता है फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी और पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए। बट लिटरेसी को लाना, डिजिटल लिटरेसी एक इंपॉर्टेंट टास्क है। तो वहां पर कमिटी बता रही है, जो बीटीसी है उसके लोग ने यहां पर बताया हुआ है कि इसके लिए क्या कर रहे हैं। सबसे पहला कि इस ब्रिज को, ये जो गैप है इसको ब्रिज करने के लिए पहला तो बीटीआर के अंदर में आप देखोगे विलेज लेवल ट्रेनिंग सेशन शुरू किए गए, जिससे अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके, ठीक है ना। और साथ ही साथ डिजिटल कियोस्क जो है, मतलब सेंटर्स ऐसे यहां पर लाए जा रहे हैं जहां पर ब्लॉक्स के लेवल पे, पंचायत ऑफिस में, जहां पर इंटरनेट का एक्सेस मिल सके, ठीक है। तो पेनिट्रेशन और ट्रेनिंग दोनों को यहां पर इंश्योर करने की कोशिश की है। अच्छा, एक और बात है कि कुछ मार्जिनलाइज जो ग्रुप होते हैं सोसाइटी के अंदर में, ट्राइबल्स तो मार्जिनलाइज्ड हैं, बट विमेन का आपको एक क्रॉस सेक्शनल मार्जिनलाइजेशन देखने को मिलता है, इंटरसेक्शनल मार्जिनलाइजेशन देखने को मिलता है ना। कि एक तो भाई उनका स्टेटस के बेस पे विद इन द कास्ट, विद इन द ट्राइब के लेवल पर कि भाई चलो ठीक है, ट्राइबल इन जनरल मार्जिनलाइज्ड है, तो वुमेन भी, ट्राइबल वुमेन है तो वो भी मार्जिनलाइज है, पर फिर वहां पर जेंडर बेस्ड मार्जिनलाइजेशन भी कई बार देखने को मिल सकता है। तो यहां पर क्या है कि जो वुमेन है, कुछ लैंडलेस पीजेंट्स हैं, या कुछ जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट ट्राइब्स आपको देखने को मिलेंगी, इनका एक सिस्टमिक एक्सक्लूजन आ सकता है। बिकॉज जब पट्टास को आप ग्रांट करोगे, जब आप टाइटल्स को वहां पर दोगे, तो अगर वो मेल को वहां पर दिया जा रहा है, फैमिली हेड जो है मेल, उसको वहां पर दिया जा रहा है, तो जो फीमेल है, वुमेन है, उनका एक सिस्टमिक एक्सक्लूजन हो सकता है। इसी तरीके से जो लैंडलेस पीजेंट्स हैं उनका, और साथ ही साथ में फॉरेस्ट ड्वेलिंग जो कम्युनिटीज होती हैं, फॉरेस्ट डिपेंडेंट जो ट्राइब्स हैं, उनका भी एक सिस्टमिक एक्सक्लूजन यहां पर दिख सकता है। अगली बात क्या है कि कई बार ये जो, क्योंकि इसका स्कोप जो है वो मल्टीपल एक्ट के थ्रू आपको बनता हुआ देखने को मिल रहा है, और इसके इंप्लीमेंटेशन में कस्टमरी राइट्स, जो आपके स्टैट्यूटरी राइट्स हैं, है ना, और इन्वायरमेंटल लॉज हैं, इन सबका एक कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है ना। तो वहां पर यह चीज भी एक हर्डल बन करके आ सकती है। अगली बात कि इस चीज को देखो, किसी चीज को चलाना शुरू करना बड़ी बात नहीं है, लॉन्ग टर्म में मेंटेन करना मुश्किल है। जैसे आपकी प्रिपरेशन, यूपीएससी की प्रिपरेशन को स्टार्ट करना इज द इजीएस्ट थिंग। आपने पता किया कौन सब्जेक्ट कहां पढ़ाया जाता है, कहां पर मैं पढ़ सकता हूं, एंथ्रोपोलॉजी सर पढ़ाते हैं, चलो उत्कर्ष सर तो हम वहां पर पढ़ लेंगे, ये सारी चीजें हो जाएंगी। बट यू ऑल्सो हैव टू नो बेसिकली कि आप कितने समय तक इस चीज को चला सकते हो। पढ़ाने के लिए लोग हैं, ठीक है ना, रिसोर्सेज हैं, किताबें हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइब्रेरी है, एवरीथिंग इज देयर, पर कंसिस्टेंसी तो आपको बनानी है ना। तो क्या है, मेंटेनेंस थोड़ा सा मुश्किल है। फंडिंग यहां पर बहुत ज्यादा अनसर्टेन आपको नजर आ रही है। स्पेशली बीटीसी जो है ना, वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट है स्टेट और सेंट्रल ग्रांट्स के ऊपर। आप देखोगे, जो जब आप स्कोप को पढ़ते हो बीटीआर या बीटीसी का, तो हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 275 के अंदर में जो ग्रांट है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसे जो काउंसिल्स हैं या जो स्टेट गवर्नमेंट को ट्राइबल वेलफेयर के लिए, वो जा रहा होता है। तो डिपेंडेंस काफी ज्यादा यहां पर आ जाती है स्टेट के फंड्स और सेंट्रल का जो फंड है 275 के अंदर, उसके ऊपर। तो वो अगर स्मूथली वहां पर रन कर रहा है, बिकॉज अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर और यूनियन जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो काउंसिल है, ट्राइबल काउंसिल जो टेरिटोरियल काउंसिल है, उसके लेवल पर, तो यहां पर कंटिन्यूएशन करना, इस चीज को मेंटेनेंस करना इन द लॉन्ग टाइम पीरियड, इस स्टेप का, वो थोड़ा सा मुश्किल आपको देखने को मिल रहा होता है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, अगली बात यहां पर क्या है कि जो रैपिड कमोडिफिकेशन है, इसकी वजह से कई लोग जिनको ये टाइटल्स मिल रहे हैं, जिनके पास ये राइट जा रहा है, वो डिस्ट्रेस एक हड़बड़ी के अंदर में सेल भी कर सकते हैं चीजों का। जो मार्जिनलाइज ओनर्स रहेंगे वो क्या कर सकते हैं, जल्दी में आनंद फानंद में जमीनों को बेच सकते हैं। तो आप तो एम्पावर करने के बाद सोचो, आपको लैंड राइट ग्रांट करने की कोशिश कर रहे हो, पर डिस्ट्रेस सेल्स या उनको मैनिपुलेट करके फायदा उठाने की भी कोशिश की जा सकती है, और जो हिस्टोरिकली अननोन है अगर आप ट्राइबल रीजंस को देखोगे तो, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज है कि जैसे ही आपने टाइटल्स को फॉर्मलाइज किया, रिस्क ऑफ रैपिड कमोडिफिकेशन एंड डिस्ट्रेस सेल्स विल आल्सो एमर्ज। अगला क्या है, सेंट्रलाइज्ड डिजिटल डाटाबेस को जब आप बना रहे हो यहां पर, ठीक है ना, तो वहां पर एक साइबर सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव भी आ सकता है। बिकॉज अगर हैकिंग होती है या इस तरीके के जो डाटा ब्रीचेज हैं, ये आप मिसयूज जो है, वो एक मेजर कंसर्न बनता है कभी भी जब आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हो। तो उसको मेंटेन करना, उसको साइबर सिक्योरिटी के एंगल से रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना, दैट इज ऑल्सो अ टास्क ऑल टुगेदर, जिसको अभी ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी मेजर चैलेंजेस है, ठीक है ना।
ये कमियां नहीं है, ये वो लूप होल्स होते हैं जिसको अगर हम फिल नहीं करेंगे, जब तक हम सही नहीं करेंगे तब तक 100% एफिशिएंसी के साथ कोई भी चीज नहीं हो सकती। तो इट इज पार्ट ऑफ, डेफिनेटली अच्छी चीज हो रही है, उसको हमने बताया, इसकी हेल्प क्या होगी, सिग्निफिकेंस क्या होगी वो हमने बताया। बट क्या पॉसिबल चैलेंजेस हो सकते हैं, खासकर आप यूपीएससी के स्टूडेंट्स हो, मेंस में जब आप आंसर लिख रहे हो तो आपको सिर्फ समाचार वहां पर नहीं बताना है, उसका एनालिसिस भी आपको वहां पर देना पड़ता है, करना होता है, चैलेंजेस को, ड्रॉबैक्स को भी आपको बताना पड़ता है, एंड देन सिग्निफिकेंस को बताते हो। तो एक क्रिटिकल अप्रेजल इज ऑलवेज सेंट्रल टू दी मेंस एनालिसिस, खासकर जब एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन में पेपर 2 के पोर्शन की बात कर रहे हो आप। अच्छा, ये बीटीआर का ना अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, लगभग 500 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया आप देखोगे वो कुछ फॉरेस्ट एरिया या कुछ नेशनल पार्क जो है ना उनके साथ में ओवरलैप करता है। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल मानस नेशनल पार्क के बारे में आपने सुना होगा, चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सुना होगा। तो जो बीटीआर का जो रीजन है, ये कुछ पार्ट जो है इनके इंक्लूड करता है, साथ ही साथ कुछ जो आपके रिवरइन फ्लड प्लेन्स हैं उनके पार्ट को भी यहाँ पर इंक्लूड करता है। तो यहाँ पर भी एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बिकॉज आपको पता है कि रिजर्व फॉरेस्ट के जो एरियाज होते हैं या नेशनल पार्क्स वगैरह जो होते हैं उनके अंदर में यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस बनी हुई है इवन विद इन द 6th शेड्यूल। ठीक है ना, लैंड ओनरशिप की बात है, लैंड मैनेजमेंट की बात है, ठीक है ना, सेल परचेज की बात है, बहुत सारी पावर्स को ग्रांट किया गया, ऑटोनॉमी को ग्रांट किया गया है। बट वहां पर लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन के तौर पर ये रिजर्व एरियाज, रिजर्व फॉरेस्ट या जो आपके हैं जो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वो आपको आते हुए देखने को मिलता है। तो दैट कैन ऑल्सो बी अ की कंसर्न, जिसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है देखना जरूरी होगा, इंटरेस्टिंग होगा। अगली बात है कि कुछ बोडो और आदिवासी कम्युनिटी जो आपकी है वो झूम कल्टीवेशन को इस रीजन में करती है। बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, कहीं पे आप पोडू बोलते हो, कहीं पे खल्लू बोलते हो, कहीं पे झूम बोलते हो। तो वो यहाँ पर फॉर्मली उनका मोड ऑफ इकोनॉमिक एंगेजमेंट है। ये क्या है कि कई बार आप देखोगे कि इन लैंड्स को अगर हम फॉर्मल प्राइवेट होल्डिंग्स के अंदर में कन्वर्ट कर रहे हैं आफ्टर ग्रांटिंग दी टाइटल्स, तो क्या हो सकता है कि जो ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज और प्रैक्टिसेस हैं उनको ये एक तरीके से एक थ्रेट पहुंचा सकता है, ठीक है, उसका लॉस हो सकता है। अब पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स अगर आप देखोगे, सोशल डायमेंशन से देखोगे तो ये पॉइंट बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो एंथ्रोपोलॉजी के बच्चे होंगे वो समझ रहे होंगे कि अब प्रैक्टिस हाउएवर इट प्रिमिटिव इट माइट सीम, या दूसरों को कितनी भी बेतुका लगे, हमारे लिए वो एक फिर भी प्रैक्टिस होती है। हम रिलेटिविस्टिक अप्रोच से उसको लेकर के चल रहे होते हैं, और हमारे लिए ठीक है प्रोग्रेस इज इंपॉर्टेंट, बट उससे ट्रेडिशनल डायमेंशन, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ना, वो चीज ना हो, डाइवर्सिटी खत्म ना हो, वो भी इंश्योर करना काफी इंपॉर्टेंट रहता है एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अंदर में। तो दिस लास्ट पॉइंट इज समथिंग जो कि रिलेट कर पाएंगे सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ने और समझने वाले बच्चे। बाकी लोग को लगा कि क्या जरूरत है, मॉडर्निटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन ट्रेडिशनलिज्म, ठीक है ना। उनकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज अगर वो जानते हैं कुछ चीजों को, सर्टेन टाइप ऑफ कल्टिवेशन, सर्टेन वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स को अगर वो जानते हैं, या कुछ हर्बल मेडिसिन को जानते हैं, उसका क्या मतलब है। एलोपैथी है तो है ना, खाने को 50 तरीके की और क्रॉप्स है, तो जाने दो, प्रोग्रेस होने दो, या अच्छी चीजें जो इंप्रूवमेंट है वो होने दो। बट हमारे लिए क्या है कि दोनों चीज को हमें मेंटेन करना है, दोनों लेग्स को लेना है। ट्रेडिशनल मॉडर्निटी हैज टू बी देयर, प्रोग्रेशन हैज टू बी देयर, बट कॉम्प्रोमाइज एट द ट्रेडिशनल पार्ट या फिर जो डाइवर्सिटी का लॉस है, दैट इज नॉट समथिंग दैट एंथ्रोपोलॉजिस्ट बेसिकली एंटरटेन और प्रमोट। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी 6th शेड्यूल के अंतर्गत में इसका जो पूरा एप्लीकेशन है, पूरा जो कवरेज है वो 6th शेड्यूल के अंदर में आता है। तो उसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में ही थोड़ी सी नॉलेज दे दी हुई है, बताया हुआ है कि भाई आप देखोगे कि इसका जो शुरुआत है, हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो कॉलोनियल एरा में जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी, है ना, जिन्होंने कुछ एरियाज को असम के अंदर में एक्सक्लूडेड, पार्शियली एक्सक्लूडेड कैटेगरीज के अंदर में डाला था 1935 के जीओआई एक्ट के अंदर में। अब बाद में जब नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए असम के अंदर में एक कमिटीज को वहां पर बनाया गया, है ना, फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि जो फ्रेमवर्क है इसको इंडिपेंडेंस के बाद अडेप्ट किया गया, 47 में देश आजाद हो गया। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी एक सब कमिटी थी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के ऊपर, नेफा के ऊपर में, असम में ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया के लिए, जो कि चेयर कर रहे थे कौन, गोपीनाथ बारदोली, ठीक है ना। तो यहां पर इसका रिकमेंडेशन था कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट जो है इनको हमें बनाना है, मेंटेन करना है, टू प्रिजर्व द ट्राइबल कस्टम, देयर ऑटोनॉमी, ठीक है ना। और इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में 1950 में आजादी के बाद में इनकॉर्पोरेट किया गया। इसका एम और स्कोप भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर, कि जो यूनिक कल्चरल आइसोलेशन है, ट्राइबल डाइवर्सिटी है, उनकी जो कुछ यूनिक प्रैक्टिसेस हैं, यूनिक कंडीशंस हैं, उसको आप एक तरीके से रिस्पेक्ट, रिगार्ड, प्रिवेंट करने का भी यहाँ पर काम कर रहे हो, और एक स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शंस या सेफ गार्ड प्रोवाइड कर रहे हो, इंश्योर कर रहे हो, ठीक है ना, अदर देन द things which are provided under the different constitutional and non-constitutional safeguards। और स्कोप की अगर आप बात करो तो आर्टिकल 244(2) के अंदर में आपको आते हुए देखने को मिल रहा है 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। स्टेट्स मैंने पहले ही बताए हुए हैं, 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, नॉट डिस्ट्रिक्ट्स। सेफगार्ड्स की बात करें तो अलग अलग तरीके के सेफगार्ड यहाँ पर प्रोवाइड करता है 6th शेड्यूल के अंदर में। पहला तो ट्राइबल आइडेंटिटी को वहां पर सेफगार्ड करता है, उनके जो लैंड राइट्स हैं, जो इनहेरिटेंस, मैरिज, सोशल कस्टम है, इसके ऊपर भी उन्हें ऑटोनॉमी देता है कि वो अपने इंटरनल रेगुलेशन को वहां पर कर सके, ठीक है ना।
अपार्ट फ्रॉम दैट रिसोर्स मैनेजमेंट को लेकर के भी उनको वहां पर ऑटोनॉमी दी गई है, चाहे वो फॉरेस्ट के टर्म्स में हो, चाहे एग्रीकल्चर टर्म्स में हो, कैनल्स हो, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है। और साथ ही साथ जो लैंड एलिनेशन है ट्राइबल का, उसको भी प्रिवेंट करने का काम करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि जो जुडिशियल सेफगार्ड है, उनको उनकी कस्टमरी लॉस के हिसाब से चलने की आजादी दी गई है। जैसे कई सारी सोसाइटीज में ना आपके कॉन्स्टिट्यूशन, आईसीसी, सीआरपीसी से हट करके उनके अपने इंटरनल अलग तरीके होते हैं, नॉन डॉक्यूमेंटेड ओरल ट्रेडिशन के आधार पर उनका जो न्याय व्यवस्था है चलती है। कई बार कस्टमरी लॉस के बेसिस पे वो चीजें चलती हैं। तो हमने क्या किया है कि भाई जो विलेज या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो हैंडल करेंगे डिस्प्यूट उनके खुद के कस्टमरी लॉस के आधार पर, ठीक है ना, और एक्सक्लूड करेंगे हाई कोर्ट जुरिडिक्शन को एक्सेप्ट अपील्स के केस में, ठीक है। फाइनेंशियल सेफगार्ड की भी अगर बात करें तो ग्रांट यहां पर जैसे हमने अभी बताया था आर्टिकल 275(1) के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो ग्रांट जो है वो भी यहां पर 6 शेड्यूल के लिए स्पेशली आपको डेजिग्नेट होता हुआ देखने को मिलेगा फॉर द पर्पस ऑफ ट्राइबल वेलफेयर। ऑलरेडी इट इज समथिंग डिस्कस। अच्छा, पावर और रोल की बात करें, कई बार 6 शेड्यूल के अंदर में 5th शेड्यूल के अंदर में गवर्नर के पावर और रोल की बात आती है, तो गवर्नर का रोल और पावर भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप मेंस पर्सपेक्टिव से देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर मेंस में। इन सब के ऊपर जो हमने बाद में बात की है ना, न्यूज के साथ में जो स्टैटिक पोर्शन को जोड़ा है, सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ पर आपको बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो पहला तो भाई कि जो क्रिएशन है या डिसोल्यूशन है, रिकॉग्निशन है आपका एडीसी और एआरसीज का, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल्स का, ये यहां पर क्या है, गवर्नर का जिम्मा है। साथ ही साथ जो बाउंड्रीज है यहां पर, ठीक है ना, वो भी यहां पर ऑल्टर करना, मॉडिफाई करना, ये भी गवर्नर को वहां पर रोल और पावर को दिया गया है। अगला जो मेंबर का नॉमिनेशन, हमने क्या पढ़ा कि 30 तक मेंबर, अप टू 30 मेंबर्स हो सकते हैं आपके, शायद कहीं लिखा होगा, हमने अभी पढ़ा नहीं है। उसमें से 4 मेंबर तक जो हैं आपके, वो यहां पर नॉमिनेशन इसका किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ही कैन नॉमिनेट द मेंबर्स एंड अप्रूव काउंसिल रूल्स रेगुलेशन, तो वो भी पावर आती है। कुछ मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं, कुछ काउंसिल इलेक्ट करता है, कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, तो गवर्नर का पास वो पावर आपको देखने को मिलती है। दूसरा, एसेंट दे सकता है या फिर विदहोल्ड कर सकता है किसी भी तरीके के काउंसिल के बनाए हुए नियम को, रूल को, और साथ ही साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है स्टेट लॉ के साथ में, उसको भी मैनेज करना इनका यहां पर काम, एक रोल इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा होता है। साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट है ना, जो रिसोर्सेज आपको देखने को मिल, जो फंड है, उनका भी मैनेजमेंट, जो ऑडिट वगैरह है, गवर्नर के पास उसकी एक भूमिका बनती दिखाई देगी, है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस मिलेंगे आपको। एडीसीज के बारे में भी हमने यहां पर बता दिया है, यहां पर लिखा भी होगा कि 30 नंबर लगभग हो सकता है, उसके अंदर भी आपको बताया सेम चीज है, तो आप इसको यहां पर भी देख सकते हो, लिख भी देते हैं हम साथ साथ में बताने के, ताकि वो चीज अगर आपको कोई नोट करनी है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट भी करते रहा करो, इसलिए बीच बीच में हट भी जाते हैं साइड में। तो 30 मेंबर जो हो सकता है यहाँ पर, अप टू 30 मेंबर्स, उसमें 26 तो इलेक्टेड है, काउंसिल इलेक्ट कर रहा है, बाकी 4 नॉमिनेटेड हो सकते हैं। 5 साल का इसका टर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होता है, ठीक है ना। एडीसीज है क्या, एक मिनी लेजिस्लेचर है, एटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है, और वही इन चीजों को कर रहे हैं। तो ऐसे 10 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स आपको देखने को मिल रही है, राइट। जिसमें से एक आपका यहाँ पर बोडोलैंड काउंसिल का यहाँ पर जिक्र आपको देखने को मिला, बीटीआर का, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के अंदर में जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है, उसका यहाँ पर जिक्र देखने को मिला, जो कि एक तरीके से यहाँ पर बताया गया। पावर्स की बात करें तो कई सारी पावर्स है, फाइनेंशियल, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव। मोस्ट ऑफ द पावर्स के बारे में हमने शुरुआती समय में, शुरुआती पोर्शन के अंदर में बात की हुई है। फाइनेंशियल की बात करोगे तो आप लेवाई, जो टैक्सेस को यहाँ पर लेवाई करना है अलग अलग प्रोफेशंस के ऊपर, लैंड रेवेन्यू, टोल, मार्केट शेयर, माइनिंग का जो शेयर है, रॉयल्टीज है, ये सारी चीजें इसके रोल के अंदर में आ रही होती है। लेजिस्लेटिव की बात करोगे तो जो लॉज है उनको एनैक्ट करना, है ना, किसके ऊपर, लैंड अलॉटमेंट किस तरीके से किया जाएगा, फॉरेस्ट के ऊपर, इनहेरिटेंस के ऊपर, जो मैरिज होती है यहाँ पर फैमिली को लेकर के जो लॉज आपको देखने को मिलते हैं, ये सब इनके लेजिस्लेटिव स्कोप के अंदर में आ रहा होता है। एग्जीक्यूटिव स्कोप और जुडिशियल स्कोप की हमने यहाँ पर शुरुआत में बात की। फॉर एग्जांपल जो विलेज कोर्ट्स हैं वो यहाँ पर सिविल और क्रिमिनल केसेस जो हैं उनको कस्टमरी लॉ के थ्रू देखती हैं, जैसा कि गवर्नर के या फिर शुरुआत में भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया होता। अच्छा, यहाँ पर एडीसी और एआरसी में डिफरेंस क्या है वो भी यहाँ पर बता दिया गया है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल में आप देख सकते हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की अगर हम बात करें तो पैराग्राफ 2 से लेकर 6 तक जो है शेड्यूल 6 शेड्यूल के अंदर में, वो यहाँ पर इनकी बात कर रहा है, ठीक है ना, एडीसीज की। पैराग्राफ 3(1) जो आपको देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर बात कर रहा है स्पेसिफिकली किसकी, एआरसी के बारे में, ठीक है ना। और ये वहां पर आपको देखने को मिलता है, इट इज क्रिएटेड इन द रीजन्स जहां पर कई सारे डिस्टिंक्ट शेड्यूल ट्राइब ग्रुप आपको देखने को मिलते हैं एक सिंगल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, है ना। एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट कोई है, जैसे हमने कोकराझार की बात की, अब वहां पर कई सारे डिस्टिंक्ट अगर शेड्यूल ट्राइब्स आपको देखने को मिलेंगे तो वहां पर एक रीजनल काउंसिल्स को वहां पर बनाया जाएगा, अपार्ट फ्रॉम द ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। तो उस डिस्टिंक्टनेस को, वेरिएशन को की डिमांड को एड्रेस करने के लिए इसका आपको एग्जिस्टेंस मिल रहा है। पर्पस की बात करें तो इसका स्कोप जो है वो थोड़ा सा ज्यादा वाइडर है एडीसी का, एआरसी का जो आपका स्कोप है वो थोड़ा सा ज्यादा
मतलब रिस्ट्रिक्टेड आपको दिखाई देता है, ठीक है ना। सबऑर्डिनेट तौर पे आप अगर चाहो तो उसको देख सकते हो एडीसी के अंदर में, तो लिमिटेड ऑटोनॉमी इसके पास है। एरिया ऑफ एप्लीकेशन की बात करोगे तो असम के अंदर में अभी हमने यहाँ पर बात की कि आपका कार्बी आंगलोंग आपको देखने को मिलेगा, दीमा हसाव आपका है, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है, ठीक है ना। देन मेघालय की बात करो तो खासी हिल है, जयंतिया हिल्स है, गारो आपको देखने को मिलेगा। त्रिपुरा की बात करो तो त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आपको वहां पर देखने को मिलती है। हमने बात किया था कि 4 स्टेट में से जो आपके मिजोरम है, जो आपका असम है, जो आपका मेघालय, इसमें 3-3 काउंसिल्स आपको देखने को मिलते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। लेकिन जो आपका त्रिपुरा का रीजन है वहां पर आपको एक ही काउंसिल देखने को यहाँ पर मिलती है, जो कि त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। मिजोरम के रीजन में बात करोगे तो लाई, चकमा और मारा एडीसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है ना। जबकि आप एआरसी की बात करोगे तो यहां पर क्या है कि भाई मल्टीपल ट्राइब्स जहां पर रह रही हैं एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, वहीं पे एग्जिस्ट करता है। एग्जांपल दिया जा सकता है मिजो एडीसी का अर्लियर, है ना। आप मिजो एडीसी के अंदर में पहले देखोगे, यहां पर बात थी ना, कहां गया, यस, मिजो एडीसी को अगर आप यहां पर देखोगे तो इनके अंदर में आपको पहले क्या दिखाई देता था, लाई, मारा और एआरसी और चकमा एआरसी दिखाई देते थे, जिनको अपग्रेड कर दिया गया एक फुल एडीसी के तौर पर। अब ये पूरी तरीके से एक एडीसी है, ना कि एआरसी है, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर हमने पहले बताई, कैन मेक लॉज ऑन लैंड, इट कैन आल्सो मेक लॉज ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड, फॉरेस्ट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट की यहां पर बात की, कस्टमरी लॉज, इनहेरिटेंस, मैरिज से लेकर के अलग अलग डायमेंशंस के ऊपर। जबकि यहां पर क्या है, सिमिलर रेगुलेशन को बना सकता है, लेकिन वो क्या है, सबऑर्डिनेट है एडीसी के अंदर में, तो स्कोप लिमिटेड है उसका, ठीक है। एडीसी का अप्रूवल उसको अंत में वहां पर चाहिए होगा, गवर्नर का एक्सेंट जो है वो भी वहां पर चाहिए होगा एडीसी के रिकमेंडेशन के बाद में, ठीक है। तो ये एक डिस्टिंक्शन है। जुडिशियल पावर के अंदर में भी वो सबऑर्डिनेट ही आपको दिखाई देगा कि एडीसी के पास एक एपेलेट अथॉरिटी आपको यहां पर देखने को मिल रही है, एपेलेट, ठीक है ना। फाइनेंशियल पावर्स की अगर आप बात करोगे तो यहां पर भी वाइडर होराइजन है, वाइडर जो पावर्स हैं वो एडीसी के पास है, एआरसी के पास अगेन लिमिटेड पावर आपको यहां पर दिखाई दे रही है। सो आई होप ये पूरा का पूरा जो न्यूज है उसको आपने एंथ्रोपोलॉजिकली पेपर 2 के डोमेन से समझने की कोशिश की होगी। हमने आज 6 शेड्यूल को भी कवर कर लिया, रोल ऑफ गवर्नर को भी कवर किया, यहां पर एडीसी क्या है, उनकी फंक्शनिंग, स्कोप, नेचर, पावर के बारे में पढ़ा, एआरसी के बारे में पढ़ा, दोनों के डिफरेंसेस के बारे में यहां पर हमने पढ़ा, ठीक है ना। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ 6 शेड्यूल के बारे में पढ़ा। तो ये स्टैटिक पोर्शन है, उसके ऊपर डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन भी आते हैं आपके। और यहां पर हमने शुरुआत में जो डायनेमिक पोर्शन जो न्यूज है उसकी बात की, और दोनों को आपको यहां पर इंटीग्रेट करके लेना है। तो स्टैटिक्स, डायनेमिक दोनों नॉलेज को साथ